हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 35वां वीडियो है। सीजीपीएससी की परीक्षा 11 फरवरी 2024 को संपन्न हुई है और इस बीच में कुछ समय के लिए हमारे इस वीडियो सीरीज़ में ब्रेक लगा हुआ था। हमने एग्ज़ाम के पहले लगभग 34 वीडियो में छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ था। इस वीडियो के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ के सेक्शन में जो एक बड़ा हिस्सा है जनजातियों से संबंधित, इस हिस्से से पूछे गए प्रश्नों की चर्चा कर रहे होंगे और जो भी संभव प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है भविष्य में, उन सभी की चर्चा मैं यहाँ पे करूँगा। छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बहुलता वाला राज्य है और यहाँ पे जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं व्यापम या पीएससी की परीक्षाओं में, इसमें उनके कल्चर, उनसे संबंधित जो आर्ट है, उनके तीज त्यौहार पर्व हो गए, उनके रहन सहन के बारे में, उनके जनजातियों से संबंधित विशेष शब्दावली के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर है जनजातियों के बारे में, यह सीजीपीएससी में मेंस की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी छात्र आगामी मेंस की परीक्षा देने की संभावना रखते हैं, जिनका भी प्री एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, प्री में जिनका अच्छा मार्क्स आ रहा होगा और जो मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़े। व्यक्तिगत रूप से भी जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो जनजातियों के बारे में बहुत गहरा अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये न सिर्फ आपको मेंस में बल्कि इंटरव्यू में भी हेल्प करने वाला है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से केवल प्रीलिम्स या वनडे एग्ज़ाम्स से संबंधित प्रश्नों की चर्चा कर रहे होंगे। मेंस के बारे में चर्चा थोड़ी व्यापक होती है, इसलिए उस स्तर की चर्चा कर पाना इन छोटे वीडियोस में संभव नहीं हो पाता है। खैर, हम शुरू करते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि छत्तीसगढ़ एक जनजातीय विविधता वाला, जनजातीय बहुलता वाला राज्य है और यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ हैं। इनमें से कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जिनको कि केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। इनसे संबंधित बहुत सारी थ्योरीज हैं और उन थ्योरियों पे, उन डेटा पे मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको उन तथ्यों से अवगत जरूर कराऊंगा कि वो तथ्य कब पूछे गए हैं या कहाँ कहाँ से उसको अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं, उसमें से 5 ऐसी जनजातियाँ हैं जिनको कि केंद्र सरकार के द्वारा नामित किया गया है और 2 ऐसी जनजातियाँ हैं जिनको कि राज्य सरकार ने पिछड़ी जनजातियों की सूची में डाला हुआ है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 7 जनजातियाँ हैं जो कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल है। कितनी जनजातियाँ हैं? 7। ये संख्या याद रखिएगा, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग कि केंद्र सरकार के द्वारा कितनी है और राज्य सरकार के द्वारा कितने हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा 5 और राज्य सरकार के द्वारा 2। ठीक है, इनको मिलाकर के कुल 7 जनजातियां हैं विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में। कौन कौन सी हैं? तो इनका नाम भी पूछा गया है। अबूझमाड़िया, बैगा, कोरवा, बिरहोर, कमार, ये 5 हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा, और भुंजिया तथा पंडो, ये 2 ऐसे हैं जो कि राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में शामिल किए गए हैं। अब हम एक एक करके इन सभी जनजातियों के बारे में, न सिर्फ ये 7 बल्कि इसके अलावा भी जो अन्य जनजातियां हैं छत्तीसगढ़ में, उन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। जहाँ पे प्रश्न पूछा गया है वहाँ पे थोड़ा रुक करके, और जहाँ पे कुछ थ्योरी है, कुछ विशेष बातें हैं, उनको बस हम एक नज़र सरसरी निगाह से देखते चलेंगे। जैसे कि सबसे पहला है अबूझमाड़िया। अबूझमाड़िया एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है छत्तीसगढ़ में और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इनके कल्चर के बारे में, नृत्य, गीत, पर्व, तीज त्यौहार, इन सभी के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले है अबूझमाड़िया। अबूझमाड़िया का अर्थ होता है अज्ञात। अबूझमाड़िया अबूझमाड़ क्षेत्र के
मेटाभूम अर्थात मेटाभूम का मतलब क्या है? पर्वतीय भूमि। पर्वतीय भूमि क्षेत्रों में निवास करते हैं और ये स्वयं को मेटाकोइतोर कहलाना पसंद करते हैं, मतलब पर्वतीय क्षेत्र के निवासी। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है? अबुझमाड़ का अर्थ क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। लेकिन जब आप मेंस में लिख रहे होंगे तो ये कुछ बिंदु है जिनको आप शामिल कर सकते हैं। मेटाभूम क्या होता है, और खुद को किस नाम से जानना पसंद करते हैं अबुझमाड़ीय जनजाति के लोग, तो मेटाकोइतोर के नाम से जानना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु है जो कि आप मेंस में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अबुझमाड़ क्षेत्र की जब बात करते हैं तो कौन से क्षेत्र को अबुझमाड़ के अंदर रखा जाता है? तो मुख्य रूप से जो नारायणपुर जिले में जो क्षेत्र है उसको अबुझमाड़ के अंदर रखा जाता है। और विशेष रूप से ओरछा को अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये सभी किस जिले में आएंगे? तो ये सभी नारायणपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अबुझमाड़ के बारे में एक व्यक्ति हैं जॉर्ज ग्रियर्सन नाम से, W.V. ग्रियर्सन। इन्होंने अबुझमाड़िया को हिलमाड़िया नाम दिया था। ठीक है, हिस्ट्री की बात है। 1938 में जब ये माड़िया जनजाति के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तभी उन्होंने माड़िया को हिलमाड़िया का नाम दिया था। इनके सामान्य परिचय के बारे में बस आप इनका विशेष लोकेशन या किस क्षेत्र पर मुख्य रूप से इनका निवास है ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। तो मुख्य रूप से नारायणपुर जिले में अबुझमाड़ या ओरछा एरिया हो गया, दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये सभी क्षेत्र जो हैं इनके निवास का मुख्य क्षेत्र रहा है। ठीक, इनकी बोली और भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अबुझमाड़िया की बोली या भाषा कौन सी है? माड़ी बोली है, जो कि द्रविड़ भाषा शैली की बोली है। ठीक है, नेक्स्ट जो इनके बारे में विशेष रूप से प्रश्न पूछे गए हैं, इनके प्रमुख संस्कार, रस्म और इनके तीज त्योहार या देवी देवता के बारे में पूछे गए हैं। इनके नृत्य में याद रखिएगा ककसाड़ नृत्य। ककसाड़ नृत्य फेमस है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछेगा? सिंपल सा फ्लैट या वन लाइनर क्वेश्चन होता है कि ककसाड़ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, या फिर पूछेगा कि अबुझमाड़िया जनजाति का नृत्य कौन सा है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ककसाड़ जो है वो सही आंसर होगा। इसके अलावा इनमें प्रचलित विवाह, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में या जनजातियों में विवाह के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक विवाह है आपका बिथेर विवाह या बिथेर विवाह। बिथेर विवाह क्या है? घर से भागकर विवाह करना। इसके अलावा ओडियत्ता विवाह, ठीक है, जो कि घुसपैठ विवाह भी कहा जाता है। इसके अलावा चूड़ी पहिरावा विवाह, ठीक है, मतलब विधवा या परित्यक्त महिला का पुनर्विवाह करना। या तालको वायता, मतलब आपसी सहमति से विवाह करना। लामड़े वायता मतलब लमसेना विवाह। लमसेना विवाह क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है, पुरुष जो है वो स्त्री के घर पर जाकर के रहता है और उनके माता पिता की सेवा करता है, इसको कहते हैं लमसेना जाना। तो ये सभी प्रकार के विवाह जो है वो अबुझमाड़िया जनजाति में शामिल हैं। कृषि पद्धति के बारे में प्रश्न पूछा गया है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। पेद्दा, इनकी जो कृषि पद्धति है इसको पेद्दा कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दिप्पा कृषि और पेद्दा कृषि किस जनजाति से संबंधित है? अबुझमाड़िया जनजाति से। इनके प्रमुख पर्व, नृत्य और देवी देवताओं की चर्चा करें तो एक संस्कार है कौमार्य संस्कार, इसको हम कहते हैं कांडाबरा या पुष्प विवाह। ऐसी मान्यता है कि जो स्त्री है अबुझमाड़िया जनजाति में, जो स्त्री हैं जो अभी कह सकते हैं कि नाबालिग हैं, उनको बालिग होने से पहले उनका विवाह फूल के साथ करवाया जाता है। इस प्रकार का एक संस्कार है, एक कल्चर है, ठीक है, इसको कहा जाता है कांडाबरा या पुष्प विवाह। इसके अलावा इनमें त्यौहार की चर्चा अगर करें तो ककसाड़ त्यौहार इनमें प्रमुख है, जो कि इनके गोत्र देव की पूजा का पर्व है। इनके प्रमुख देवी देवताओं की चर्चा करें तो ठाकुर देव प्रमुख हैं। इसके अलावा मृत्यु से संबंधित कोई कल्चर क्या है? इनमें मृत्यु पर लकड़ी का खंभा, जिसको कि अनाल गठिया कहा जाता है, ये शब्द महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आजकल इसी तरीके के प्रश्न ट्रेंडिंग में है, प्रश्न पूछे जाते हैं अनाल गठिया किससे संबंधित है? तो अनाल गठिया यह मृत्यु से संबंधित है। मृत्यु से संबंधित एक कल्चर है जो कि अबुझमाड़िया जनजाति का कल्चर है, ठीक। इसके अलावा युवा गृह के बारे में आपको पता है, युवा गृह फेमस टॉपिक रहा है एग्जाम्स में पूछे जाने के लिए। युवा गृह क्या होता है? जहाँ पे किसी जनजाति के
युवा महिला पुरुष दोनों जो बच्चे हैं वो वहाँ जा कर के अपने क्षेत्र अपने कल्चर से संबंधित बातों को सीखते हैं। और कुछ जो युवा गृह हैं वो कह सकते हैं कि डे बोर्डिंग टाइप के होते हैं, और कुछ जो है वो आपके मतलब बच्चे जो है वो वहाँ पे दिन रात रहते हैं, और कुछ जगहों पे बच्चे जो है वो रात में कुछ समय के लिए जा करके रात में वापस आ जाते हैं, और कुछ जगहों पे रात वहीं व्यतीत करते हैं बच्चे, और दिन में अपना जो भी फैमिली के साथ काम करना है वो सारा काम दैनिक दिनचर्या का काम करते हैं। ठीक है, तो युवा गृह दो प्रकार के हैं। एक में है नाइट स्टे वाला जहाँ पे रात्रि में निवास करते हैं, और एक है मतलब शाम को ये सभी बच्चे जो हैं वो युवा गृह में इकट्ठे हो जाएंगे। एक ऐसा युवा गृह हो सकता है जहाँ पे वो सभी रात्रि में निवास करें, और दूसरा ऐसा है जहाँ पे शाम का कुछ घंटे बिताने के बाद में वो रात तक वापस आ जाएं, रात्रि में अपने घर वापस। ठीक है, कुछ घंटे वहाँ पे शिक्षा लेने के बाद में अपना जो भी उनका कल्चर है उनसे संबंधित बातचीत या फिर जो भी वहाँ पे एक्टिविटी होती है वो सब करने के बाद में रात्रि में अपने घर वापस आ जाएं। और एक ऐसा युवा गृह हो सकता है जहाँ पे रात्रि वहीं निवास करें, महिला पुरुष दोनों। तो अबुझमाड़िया जनजाति में जो युवा गृह है इसको घोटुल कहा जाता है या कोसी घोटुल कहा जाता है। तो घोटुल, इसको याद रखिएगा, हाल ही में चर्चा में था। असल में घोटुल पहले इसका नाम था घोटुल, लेकिन अब इसमें शब्द में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, सरकार के द्वारा ऑफिशियली इसको नोटिफाई किया गया है, और अब इसको गोटुल कहा जाएगा। घ की जगह ग कर दिया है, पहले घड़ी का घ होता था उसको चेंज करके ग कर दिया है। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या है, गोटुल। पहले घोटुल हुआ करता था, अब गोटुल है। नेक्स्ट है इनके जनजातीय विविधता के बारे में। तो इनका जो विभाजन अगर करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में अबुझमाड़िया जनजाति को दो भागों में बांटा था। एक है हिल माड़िया और एक है बाइसन हॉर्न माड़िया। अब हिल माड़िया वे लोग होंगे जो कि पर्वतों के आसपास या पर्वतों पर निवास करते हैं, और दूसरे हैं बाइसन हॉर्न माड़िया। ये जो हैं वो लगभग कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। ठीक, और अबुझमाड़िया जो है वो किस जनजाति की उपजाति है, तो ये जो है वो गोंड जनजाति की उपजाति है। ठीक है, गोंड जनजाति में बहुत सारी उपजातियां, लगभग 41 या 42 उपजातियां हैं गोंड जनजाति की। तो अबुझमाड़िया उन्हीं में से एक है। ठीक, और इनके बारे में विशेष क्या है, इनके बारे में विशेष है इनकी एक पुस्तक द मारिया गोंड्स ऑफ बस्तर, ये लिखा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। इसके अलावा एक और शब्द है वेंडू कुर्मा। वेंडू कुर्मा यह क्या है, वेंडू कुर्मा वह कक्ष होता है या कमरा होता है जहाँ पे रजस्वला या प्रसूता महिलाओं को रखा जाता है। ठीक है, अब ऐसे जो शब्द हैं वो वर्ष 2024 में भी जो एग्ज़ाम हुआ है, फरवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ शब्द पूछे गए हैं। ठीक है, वहाँ पे एक शब्द पूछा गया है पंडुम करके। दो प्रश्न ऐसे थे जहाँ पर पंडुम नाम से पंडुम करके एक शब्द पूछे गए थे। एक था उनके फेस्टिवल के बारे में, और एक था वहाँ पे जो उनके डेली लाइफ में जो कुछ ट्रेडिशंस होते हैं उनसे संबंधित शब्द पूछे गए थे। ठीक है, तो ये शब्दावली आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग बुक्स में एक ही स्थान पर मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी ऐसे इस प्रकार के शब्द मिलते हैं, थोड़ी विविधता वाले शब्द मिलते हैं, उनको अलग से आप चाहें तो नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स प्रिपेयर हैं, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इस चीज़ को बस वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो अबुझमाड़िया जनजाति में वेंडू कुर्मा क्या होता है, वह कक्ष या कमरा जहाँ पे रजस्वला या प्रसूता महिलाओं को रखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अबुझमाड़िया जनजाति के लिए एक विशेष अभिकरण स्थापित किया गया है, अबुझमाड़िया विकास अभिकरण नारायणपुर में, और इसकी स्थापना की गई थी 13 जून 1978 को। ठीक है, तो विशेष रूप से किसी भी जनजाति के बारे में, उनके विकास के बारे में अगर कोई विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं, कोई विशेष संस्था स्थापित की गई है, तो उनसे भी प्रश्न पूछे जाने की जो ट्रेंड है वो अब बढ़ने लगा है, उनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा इनके वस्त्रों के बारे में, इनके संगठन के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, पर इस प्रकार के प्रश्न अभी हाल में देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, युवा गृह में स्त्री प्रमुख कौन होता है, पुरुष प्रमुख कौन होता है, इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे गए हैं।
अगला है बैगा जनजाति के बारे में। भारत सरकार के द्वारा नामित किया गया, विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में शामिल किया गया दूसरा जनजाति है बैगा जनजाति। ठीक है, इनका निवास मुख्य रूप से पश्चिमी छत्तीसगढ़ के आसपास है। पश्चिम छत्तीसगढ़ कहने का मतलब है मध्य प्रदेश और बस्तर की सीमा, या महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ जो क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ जो बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ में, इनके बीच का जो ट्रांजिशन वाला एरिया है उस क्षेत्र में मुख्य रूप से बैगा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इनकी उपजातियों में कौन कौन सी जातियाँ शामिल हैं? बिंझवार, नरौतिया, भरौतिया, नाहर, रे भैना, इसके अलावा ताड़ भैना, कट भैना, दूध भैना, कुरका भैना, सावत बैगा, ये सभी बैगा की उपजातियां हैं। इसमें महत्वपूर्ण कौन से हैं? बिंझवार, नरौतिया, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। बिंझवार जनजाति के बारे में आपको याद रखना है। हमारे एक प्रमुख कह सकते हैं कि व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण एक पर्सनैलिटी हैं जो कि बिंझवार जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, वो कौन है? मुझे लगता है कि आप जरूर उनको याद कर पा रहे होंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो बिंझवार जनजाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किए थे, उनका नाम आपको ज़रूर याद आ रहा होगा। बैगा जनजाति की जो बोली है कौन सी है? बैगानी। ठीक, इसके अलावा इनमें जो प्रमुख पेय पदार्थ है कौन सा है? ताड़ी। रसोई घर के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न नहीं था, कुछ दूसरा प्रश्न था। लाल बंगला किसको कहा जाता है? कौन सी जनजाति से संबंधित है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो लाल बंगला जो है वो किसी जनजाति का किचन है जिसको कि पूछा गया था एग्जाम में। तो रसोई घर, रांधड़ घर कहा जाता है बैगा जनजाति में। इनकी जनसंख्या के बारे में बताया गया है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों में, मतलब जो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं 7 प्रकार की, उनमें बैगा की जनजातियाँ सबसे ज़्यादा हैं। इनके निवास के बारे में बताया गया है। मैकल पर्वत श्रेणी के आसपास इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सर्वाधिक जनसंख्या कबीरधाम जिले में पाई जाती है। इसके अलावा प्रमुख संस्कार और रस्म से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि विवाह की जो प्रचलित पद्धतियाँ हैं, इसमें ढोको विवाह, उड़हरिया विवाह, गोलक विवाह, चूड़ी पहनाना, ये सभी जो है वो प्रमुख विवाह पद्धतियाँ हैं। इनमें विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति को दोषी कहा जाता है। ठीक है, आमतौर पर दोषी किसको हम कहते हैं हिंदी भाषा में? जो व्यक्ति किसी गलत कार्य का अपराधी पाया जाए उसको हम दोषी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सामान्य रूप से जो पंडित होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, जो कोई पूजा पद्धति करवाते हैं, उसको हम पंडित कहते हैं। यहाँ पे उनको क्या कहा जाता है? दोषी कहा जा रहा है। विधवा पुनर्विवाह को क्या कहा जा रहा है? खड़ोनी कहा जाता है। मृत्यु संस्कार के बारे में है। मृत्यु के बाद शुद्धिकरण संस्कार को क्या कहा जाता है? मादी कहा जाता है। इसके अलावा इनमें प्रमुख कार्य बैगा जनजाति गोंड जनजातियों के पुजारी के रूप में काम करते हैं और पारंपरिक वैद्य के रूप में भी जाने जाते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी जनजाति जो है वो पारंपरिक रूप से वैद्य का कार्य करती है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपका जो बैगा जनजाति है वो वैद्य के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा यहाँ पे स्थानांतरित कृषि के बारे में प्रश्न पूछा गया है। कृषि में बेवार या बेवर कहा जाता है जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, मतलब एक जो एरिया है उसको जला करके, वहाँ पे जो भी वनस्पति है उसको जला करके उसको खेती योग्य बनाएंगे, और उस क्षेत्र की जब उर्वरता समाप्त हो जाएगी, जब वहाँ पे फसल जो है होना कम हो जाएगा, तो उस एरिया को छोड़ करके दूसरी जगह को फिर से साफ करेंगे। उस एरिया को आग जला करके और पूरे एरिया में आग लगा करके उसे साफ कर देंगे। उसके बाद में वहाँ पे तब तक खेती करेंगे जब तक वहाँ की उर्वरता समाप्त ना हो जाए। ठीक है, जब तक वहाँ पर फसल उगा रहे होंगे तब तक जो पिछला वाला एरिया था वो थोड़ा फर्टाइल हो जाएगा। इस प्रकार से स्थानांतरित कृषि को बैगा जनजाति में क्या कहा जाता है? बेवार या बेवर कहा जाता है। इसके अलावा बियारी, ये शब्द क्या है? बियारी एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि शब्दावली है जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है। इनके जो भोजन है बैगा जनजाति में, इसमें बासी और पेज प्रमुख है। इसी क्रम में जो रात्रि का भोजन है इसको बियारी कहा जाता है। ठीक है, दोपहर में या सुबह के समय बासी या पेज खाया जाता है, और ये जो बियारी है वो रात्रि का भोजन है बैगा जनजाति में। इसके अलावा इन बैगा जनजाति में प्रमुख पर्व और नृत्य की चर्चा करें
तो नृत्य में कर्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य, सैला नृत्य, फाग नृत्य, परघौनी नृत्य और झटपट नृत्य, ये सभी किनसे संबंधित है? बैगा जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर्स जब आप देखेंगे पेपर्स तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो बैगा जनजाति से संबंधित नृत्य कौन कौन से हैं वो देख चुके हैं। इसके अलावा छेड़ता नृत्य, ये एक नृत्य नाटिका है छेड़ता। इसके अलावा प्रमुख गीत परघौनी गीत है, फाग गीत है, कर्मा ददरिया सुआ, ये सभी आप इनको सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं कि इनमें क्या ट्रेडिशन होता है, क्या क्या किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। पर फिलहाल ये याद रखिएगा कि बैगा जनजाति से संबंधित प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? परघौनी, फाग, कर्मा, ददरिया, सुआ। इसमें परघौनी और फाग इनको पूछा जा चुका है। कर्मा और ददरिया के बारे में पूछा गया है कि ददरिया जो है वो किस टाइप का सॉन्ग है या किस टाइप का गीत है। ठीक है, ये प्रेम रस से संबंधित गीत है या विरह रस से संबंधित गीत है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा साल वृक्ष की पूजा करते हैं बैगा जनजाति के लोग। इनमें पुजारियों को कहा जाता है भूमका। ठीक है, भूमका कहा जाता है पुजारी को। गोदना के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। गोदना क्या चीज़ है? तो आधुनिक युग में या जो मॉडर्न सोसाइटी है जहाँ जो टैटू करवाती है बॉडी पे, उसी को ही जनजातियों में हम गोदना के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोदना बैगा जनजाति के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि यह सबसे ज़्यादा गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? बैगा जनजाति। इनमें बैगाओं के गोदना को झेला गोदना कहा जाता है। अब ये झेला गोदना शब्द याद रखिएगा। झेला गोद प्रश्न पूछ सकता है कि झेला गोदना किस जनजाति से संबंधित शब्द है? तो बैगा जनजाति से संबंधित शब्द है। ठीक, इसके अलावा बैगा जनजाति जो है वो शरीर के विभिन्न हिस्सों पे, विभिन्न अंगों पे गोदना गुदवाती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द है यहाँ पे बादी। अब ये बादी क्या है? तो बादी वहाँ की एक कह सकते हैं कि स्थानीय जनजाति है, स्थानीय जाति है जो कि बैगा जनजाति की महिलाओं पर गोदना गोदने का कार्य करती हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो कि गोदना गोदने का काम करती है। गोदवाने वाली जनजातियाँ तो बहुत सारी हैं, कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो कि गोदना बनाने का, टैटू बनाने का काम करती हैं। ठीक है, उसी में से वहाँ की जो स्थानीय जाति है बादी, वो बैगाओं के शरीर पर गोदना गोदने का काम करती हैं। मुख्य रूप से कहाँ गोदना गोदवाया जाता है? तो माथे पर, बाह में, ठीक है, इसके अलावा सीने पर, इस प्रकार शरीर के लगभग कई हिस्सों में गोदना गुदवाया जाता है। इसके बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे एक किताब है जो जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, द ट्राइबल इकोनॉमी। इस किताब के लेखक कौन है? दयाशंकर नाग। इसके अलावा द बैगास के लेखक कौन है? वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन जो है वो एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं। अगर बात करेंगे आप आदिवासी कल्चर से संबंधित अगर स्टडी करने की बात करेंगे तो वेरियर एल्विन जो है वो प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके बारे में स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो द बैगास किसकी किताब है? वेरियर एल्विन की। और द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग की। ठीक, इसके अलावा अगली जनजाति है कोरवा। कोरवा जो है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ में इनका निवास है। और उत्तर छत्तीसगढ़ में अगर आप मैप में अगर आपका ध्यान जाएगा तो कोरबा हो गया, जशपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर, ये सभी छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में स्थित जिले हैं। इनके उप समूह या उप वर्गीकरण की बात करें तो पहाड़ी कोरवा हो गया, दिहाड़ी कोरवा हो गया, ये प्रमुख हैं। इसके अलावा इनमें प्रमुख नृत्य कौन सा है? दमनच। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, दमनच नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दमनच जो है वो कोरवा जनजाति से संबंधित है। यह भय उत्पन्न करने वाला नृत्य है और इसको विवाह के समय किया जाता है। इनमें जो पंचायत होता है, इस पंचायत का नाम क्या रखा जाता है? पंचायत को कहा जाता है मयारी। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा मयारी शब्द किससे संबंधित है? ये कोई पंचायत है, खाने की चीज़ है, कोई पूजा पद्धति है, क्या चीज़ है मयारी? तो मयारी एक पंचायत होती है। जो पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? यह कोरबा जनजाति से संबंधित है। इनमें पंचायत प्रमुख को मुखिया कहा जाता है और मुखिया जो है वो इसको कई गांवों से मिलकर जो पंचायत प्रमुख होता है उसमें पंचायत प्रमुख को टोलादार कहा जाता है। ठीक है, तो हर ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है उसको मुखिया कहा जाएगा और
इनमें भी जो पंचायत प्रमुख होगा, जो जाति पंचायत प्रमुख है, उसको टोलादार कहा जाएगा। अगला है पेय पदार्थ के बारे में। कोरवा जनजाति में हड़िया नाम का जो पेय पदार्थ है वो बड़ा प्रचलित होता है, इनके कल्चर का हिस्सा है और ये चावल से बनाया जाता है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। हड़िया क्या चीज़ है? हड़िया जो है वो पेय पदार्थ है। हड़िया किससे बनाया जाता है? चावल से बनाया जाता है। हड़िया किस जनजाति में का प्रमुख पेय पदार्थ है? कोरवा जनजाति का। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति में प्रचलित विवाह पद्धति के बारे में। प्रमुख रूप से ढुकू विवाह, लमसेना विवाह, उड़हरिया विवाह या मंगी या पैठू विवाह ये प्रमुख है। मृतक संस्कार के बारे में अगर देखा जाए तो नवाधाती या नवाघानी ये दोनों शब्द याद रखिएगा, किससे संबंधित है? मृतक संस्कार से। ये क्या चीज़ है? नवाधाती या नवाधानी क्या है? तो ये जो कोरवा जनजाति है इसमें 10 दिन तक शोक कार्य चलता है, इसको नवाधानी या नवाधाती कहा जाता है। ठीक है, और क्रियाकर्म के समय कुमारी भात की परंपरा है। ठीक है, मतलब जो सामूहिक भोजन करवाया जाता है उसको कुमारी भात कहा जाता है। इसके अलावा झोपड़ी, हमने अभी कुछ समय पहले देखा था अबुझमाड़ी जनजाति में एक अलग झोपड़ी हुआ करता था। ठीक है, जो प्रसव के लिए हो सकता है, प्रसव से संबंधित हो सकता था या फिर किसी रजस्वला महिला की निवास के लिए हो सकता था। उसी प्रकार यहाँ पे इनमें निवास के लिए कौन सा अलग से निवास स्थान होता है? कुंभा जो है वो प्रसव के लिए निर्मित स्थान होता है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण शब्द है दरहा। ये दरहा क्या होता है? जनजातियों में शरीर पर दाग लगाने की, आग से दाग लगाकर चिन्ह बनाने की परंपरा होती है, जिसको कि दरहा कहा जाता है। ठीक है, तो दरहा परंपरा किससे संबंधित है? कोरवा जनजाति से संबंधित है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट जनजाति है बिरहोर। बिरहोर जनजाति भी उत्तरी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है कोरवा के साथ में। तो बिरहोर का मतलब क्या है? बिरहोर का मतलब है वनचर, मतलब वन में घूमने वाले, वन में निवास करने वाले। इसके अलावा इनका जो मुख्य निवास स्थान है वो है टांडा। इनमें युवा गृह को किस नाम से जानते हैं? गिती ओना के नाम से जानते हैं। ठीक है, घोटुल किसका युवा गृह बताएंगे और गितियोना किसका है? बिरहोर का। इनमें प्रमुख कार्य, जीवन यापन के लिए प्रमुख कार्य क्या किया जाता है बिरहोर के द्वारा? तो ये छाल से रस्सी बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा बांस के विभिन्न बर्तन बनाने का काम करते हैं। कौन? बिरहोर जनजाति के लोग। इस जनजाति के विशेष कैटेगराइजेशन की बात करें तो एक है उथलू और एक है जंगही। ठीक है, ये दोनों कैटेगरी किसकी है या दोनों क्लासिफिकेशन किसका है? बिरहोर जनजाति का। और अगर विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे कह सकते हैं कि कम साक्षर जनजाति की अगर बात करें तो बिरहोर सबसे कम साक्षर जनजाति है। इनकी कुछ विशेषताएं, विवाह पद्धति है ढुकू विवाह, गोलत विवाह, पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है। इनमें जो इस ट्राइब के बारे में रिसर्च करके जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का नाम है द बिरहोर और उसके लेखक का नाम है S.C. राय। इसके अलावा प्रमुख देवता, अपने इष्ट देवता किसको मानते हैं? सूरज देव को मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा राय जी ने जो अपनी किताब लिखी है बिरहोर, द बिरहोर, इसमें 37 गोत्रों की चर्चा की हुई। इनमें पुनर्विवाह प्रचलित है या नहीं है? तो इनमें पुनर्विवाह की अनुमति है। ठीक है, और नेक्स्ट जनजाति के बारे में अगर देखें तो अगली जनजाति है कमार जनजाति, जो कि पूर्वी छत्तीसगढ़ में निवास करती है। यहाँ पे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं? प्रश्न पूछा गया है कि कमार किस जनजाति की उपजाति है? तो जैसे मैंने बताया था कि गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी लगभग 41 या 42 उपजातियां हैं, जिसमें से एक है कमार। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि कमार किस जाति की उपजाति है? तो गोंड की उपजाति है कमार। इनका निवास स्थान जैसे बताया गया है पूर्वी छत्तीसगढ़। तो आप मैप में ध्यान कर सकते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र पूर्वी हिस्से में आएगा। इसमें बताया गया है कि गरियाबंद मुख्य रूप से इनका निवास स्थान है। इसके अलावा धमतरी महासमुंद में भी निवास करते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है? बांस शिल्प,
इनसे संबंधित जो पुस्तक है इसका नाम क्या है, द कमार, और इसके लेखक कौन है, श्यामाचरण दुबे। इस बार जनजातियों के एक पुस्तक के बारे में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा इनमें पंचायत प्रमुख का नाम क्या है, पंचायत प्रमुख को कहा जाता है कुरहा। पंचायत प्रमुख का जो पद होता है उस पद को कहा जाता है कुरहा। कमार जनजाति की उपजातियाँ, कमार जनजाति के क्लासिफिकेशन कौन से हैं, इनके वर्गीकरण क्या कौन कौन से हैं। सबसे पहला है बुधरजिया और एक है मकाड़िया। ठीक है, बुधरजिया जो है वो बंदर का मांस नहीं खाते हैं, जबकि मकाड़िया बंदर का मांस खाते हैं। ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। एक जाति का नाम मुझे ध्यान आ रहा है जहाँ पे घोड़े को छूना निषिद्ध है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था कि किस जनजाति में घोड़े को छूना निषिद्ध है। अगर आपको आंसर याद आ रहा है तो ध्यान कीजिएगा कि कौन सा जनजाति है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैसे ही यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंदर का मांस किसमें कौन सी जाति खाती है, कौन सी जाति नहीं खाती है। तो कमार की ही दो सब क्लासिफिकेशन है, उसमें एक वर्ग जो है वो बुधरजिया के नाम से जाना जाता है और एक है मकाड़िया के नाम से। बुधरजिया बंदर का मांस नहीं खाते हैं और मकाड़िया जो है वो बंदर का मांस खाते हैं। इसके अलावा झांखर, झांखर क्या है, झांखर कोई खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, कोई निवास स्थान है। तो झांखर जो है वो इसी जनजाति में, मतलब आपका कमार जनजाति में जो पुजारी है इनको कहा जाता है झांखर। और जो शब्द मैं चर्चा कर रहा था, आपका घोड़े को छूने के आपका परमिशन जिसमें नहीं होता है वो भी कौन सा है, कमार जनजाति। ठीक है, कमार जनजाति में घोड़े को छूना निषिद्ध होता है। इसके अलावा गोदना, गोदना के बारे में बताया गया है कि सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सी है। जो गोदना से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं इसमें ये दोनों ही आंसर अलग अलग हैं। सर्वाधिक गोदना प्रिय जाति कौन सी है, सर्वाधिक गोदना गोदने वाली जाति कौन सी है, और सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जाति कौन सी है। तो तीनों के आंसर अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सी है, कमार जनजाति। ठीक है, और जो देवार जनजाति है वो गोदना गोदने का काम करती है। ठीक है, कमार जनजाति किनसे गोदना गोदवाती है, देवार जनजाति के लोगों से। इनके अलावा अगर इनके घर में किसी का मृत्यु हो जाता है तो उस घर को त्याग करके फिर नया घर बना देते हैं, यह इनमें विशेष परंपरा है। इसके अलावा लोक नृत्य कौन सी है, तेरताली लोक नृत्य। तेरताली नृत्य जो है वो कमार जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ये तो 5 ऐसी जनजातियाँ हो गई जो कि केंद्र सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हैं, केंद्र सरकार के द्वारा इनको विशेष संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 2 जनजातियों को नामित किया हुआ है, जिसमें से एक है भुंजिया जनजाति। भुंजिया का मतलब क्या है, आग से जलने वाले। भुंजिया का मतलब क्या है, आग से जलने वाले। हमारा जो नेक्स्ट जनजाति है जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है वो है भुंजिया जनजाति। ठीक है, तो भुंजिया जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त जनजाति है। भुंजिया का मतलब होता है आग से जलने वाले। और एक शब्द जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, लाल बंगला। लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है, भुंजिया जनजाति से संबंधित है। ये उनका रसोई घर होता है। ठीक, इसके अलावा इनका निवास पूर्वी छत्तीसगढ़ में ही है, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी के आसपास। इसके अलावा इनकी उप जनजातियाँ कौन सी हैं, एक है चौखुटिया भुंजिया और एक है चिंदा भुंजिया। इसके अलावा इनके वस्त्र धारण करने का जो कल्चर है इसमें बताया गया है कि भुंजिया जनजाति में जो महिलाएं हैं वो मुख्य रूप से सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। ठीक है, वैसे धीरे धीरे मॉडर्न चीज़ें भी अडॉप्ट की जा रही हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल महिलाएं हैं, जो परंपरागत रूप से इनका जो पहनावा रहा है वो क्या है, सफ़ेद साड़ी। महिलाओं में सफ़ेद साड़ी और पुरुषों में सफ़ेद रंग की बंडी और धोती पहनी जाती है। प्रमुख संस्कार की चर्चा करें तो चामबंदी। चामबंदी क्या है, अब ये शब्द याद रखिएगा। चामबंदी जो है वो बच्चे के जन्म के 7वें दिन शिशु का मुंडन किया जाता है, इसको चामबंदी कहा जाता है। इसके अलावा विवाह संस्कार में जो प्रमुख संस्कार है इसको कहा जाता है कांड विवाह। कांड विवाह क्या है, कांड का मतलब है यहाँ पर बाण, बाण से विवाह किया जाता है, इसको कहा जाता है कांड विवाह। इसके अलावा
यहाँ पे विवाह का थोड़ा सा कल्चर भी डिस्क्राइब किया गया है। कांड विवाह क्या होता है, तो कोई कन्या, ठीक है, कोई कन्या जो है वो इस जनजाति से संबंधित है, वो रजस्वला होने से पहले उसका जो विवाह है वो बाण से किया जाता है। एक परंपरा है बाण या तीर से विवाह करने की, इसको कहा जाता है कांड विवाह या कांडाबरा। अगर इस विवाह पद्धति के संपन्न होने से पहले ही अगर वो रजस्वला हो जाती है तो फिर उसका यदि कोई बालिका या महिला जो है वो कांड विवाह से पूर्व रजस्वला हो जाती है तो कन्या का विवाह कन्या का हल्दी विवाह नहीं किया जाता, मतलब सामान्य विवाह उनका नहीं हो पाता है। इसके अलावा उसका चूड़ी विवाह, मतलब जो कह सकते हैं कि जो विधवा पुनर्विवाह का जो पद्धति है उस प्रकार का विवाह इनके साथ किया जाता है। ठीक है, मतलब पहली चीज़ है, इस जनजाति में अगर कोई बच्ची है तो उसको रजस्वला होने से पहले उसका विवाह बाण के साथ किया जाएगा। यह एक सामान्य पद्धति है। बाण के साथ विवाह करने के बाद जैसे ही वो रजस्वला हो जाती है या फिर उसकी जो आयु हो जाती है विवाह के लायक, तब उसका सामान्य विवाह किया जाएगा, मतलब उसको हल्दी लगा करके विवाह उसका संपन्न होगा। लेकिन अगर किसी बच्ची का, किसी महिला का विवाह बाण से विवाह होने से पहले ही अगर वो रजस्वला हो जाती है तो फिर उसको हल्दी लगा करके विवाह उसका नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको एक विधवा के रूप में ट्रीट करके और उसका चूड़ी विवाह किया जाता है। ठीक है, चूड़ी विवाह क्या है, एक विधवा विवाह का एक पद्धति है। ठीक है, तो उसको चूड़ी विवाह किया जाएगा, उसको हल्दी लगा करके उसका विवाह नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही जो पद्धति है वो बताया गया है यहाँ पे। इसके अलावा इनमें जो प्रमुख त्यौहार है, इसमें इसका नाम है नवाखाई। जनजातियों में जो नई फसल आने के बाद नई फसल का जो पकने का जो सेलिब्रेशन है उसको नवाखाई के तौर पे जाना जाता है। लगभग सभी जनजातियों में जो भी कृषि से संबंधित जनजातियां हैं वो सभी नवाखाई त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक, मतलब नया फसल जब घर आता है उससे कुछ विशेष व्यंजन पकवान बनाए जाते हैं और उसको अपने पूर्वजों को या देवताओं को, इष्ट देवताओं को अर्पित किया जाता है और उसके बाद स्वयं उसका सेवन किया जाता है। इसको नवाखाई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा डूमा पीतर, यह भी जनजातियों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा भुंजिया जनजाति में देवारी त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, इनके प्रमुख देवी देवताओं के बारे में देखा जाए तो ठाकुर देवता हो गए, शीतला माता हो गई, माटी दाई हो गई, ये सभी इनके विशेष कह सकते हैं कि देवी देवता है। और साथ ही कछुआ इनमें विशेष रूप से पूजनीय है। इसके अलावा भुंजिया जनजाति में जैसे हमने बताया था कि भुंजिया का मतलब होता है दागना या जलना। भुंजिया जनजाति में रोगों से इलाज के लिए तपते लोहे से दाग दिया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को अगर कोई विशेष बीमारी है, रोग है, तो अगर वो अपने स्थानीय जो पुजारी हैं, जो पुरोहित हैं, उनमें विशेष जनजाति में उनसे अगर वो इलाज करवाएंगे तो सामान्य रूप से तपते लोहे से उनको दाग दिया जाएगा शरीर पे। और नेक्स्ट है, यह राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, इसके अलावा जो हम 5 जनजातियां पढ़ चुके हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा, जबकि भुंजिया और पंडो ये दोनों राज्य सरकार के द्वारा नामित विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। लास्ट है पंडो जनजाति। अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, केवल जो 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। इनमें 6 की चर्चा हम कर चुके हैं, 5 केंद्र सरकार के द्वारा और 1 राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार के द्वारा नामित सेकंड जनजाति का नाम है पंडो। ठीक, अब ये पंडो में इनका निवास अगर देखा जाए तो लगभग उत्तरी छत्तीसगढ़ में इनका निवास है। सरगुजा, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर ये इनका प्रमुख निवास क्षेत्र है। इसके अलावा ये पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं। पांडव जो कि महाभारत से संबंधित हैं, 5 पांडवों का नाम आपने सुना होगा। तो पांडवों को अपना पूर्वज मानते हैं। और इनमें जो उप जनजाति है, उप जो समूह है, इसमें एक समूह है सरगुजिया और एक है उत्तरांश। इनमें जो विवाह पद्धति है इसको कहा जाता है बरोक्ति। बरोक्ति विवाह क्या है, वधू को अंगूठी पहनाकर जो है वो अपने घर लाया जाता है वर के द्वारा, इसको कहा जाता है बरोक्ति। पंडो जनजाति की जो बोली है उसको पंडो नाम से जानते हैं। इनके जो प्रमुख देवी देवता है इसमें कौन कौन है, वागेश्वर,
बरहिया देव और महामई, इसके अलावा अन्न कुमारी, ये सभी इनके प्रमुख देवी देवता हैं। पंडो विकास अभिकरण कहाँ पर है, कहाँ किस स्थान पर है, ये प्रश्न पूछा गया है। पंडो विकास अभिकरण जो है वो सूरजपुर में स्थापित है। सरकार के द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त यह 7वें नंबर की जनजाति है। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो अन्य जनजाति है इनके बारे में हमको डिटेल से देखना है। इसके बारे में हम चर्चा करना अपनी नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम 7 प्रमुख पिछड़ी जनजातियों की चर्चा कर चुके हैं। इसमें से 5 जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा, और जो आखिरी के 2 हमने चर्चा किए हैं वो राज्य सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में नामांकित हैं या उनको मान्यता प्राप्त किया गया है। कौन कौन सा एक बार वापस से बता दीजिएगा। 5 और 2। 5 में कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अबुझमाड़िया, एक है बैगा, बिरहोर, फिर है कोरवा और एक है आपका कमार, और जो 2 हैं भुंजिया और पंडो। अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कोरवा, कमार, और लास्ट में जो 2 राज्य सरकार के द्वारा नामित हैं भुंजिया और पंडो। अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कोरवा, कमार केंद्र सरकार के द्वारा, और भुंजिया पंडो राज्य सरकार के द्वारा इनको मान्यता दिया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति का। ठीक, तो आज की वीडियो में हम इतना रखते हैं। बाकी का जो बचा हुआ जनजाति है और जनजातियां हैं इनको हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।